नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट, होगी हर खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज जिन पर रहेगी नजर उसमें सबसे पहली खबर है बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी हुई, जिन पर बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। और क्या ही ये एक्शन, दिल्ली पुलिस की तरफ से किस तरीके से घुसपैठियों भगाओ अभियान इस वक्त चल रहा है, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है इसरो से जुड़ी हुई। जी हां, 2025 में भी इसरो इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। बीते कल भी एक इतिहास रचा गया और उसके बाद 2025 में कौन कौन से ऐसे मिशन है जिनके जरिए इतिहास रचेगा इसरो, नजर डालेंगे उस पर। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है महाकुंभ से जुड़ी। जी हां, महाकुंभ का पर्व हर सनातनी को इस पर गर्व है। तो इस खबर पर भी विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरीके से चल रही है महाकुंभ की तैयारियां, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। तो विस्तार से बताएंगे इस खबर के बारे में भी। और इसी के साथ कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत। तो सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, जहां अवैध तरीके से भारत में घुसने वालों का अब बैग पैक करके उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई लगातार जारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ये कार्रवाई कर रही है और घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन भी शुरू हो गया है। इसके बाद घुसपैठियों में दहशत का माहौल है। भारत से घुसपैठियों की वापसी शुरू हो चुकी है और इसी के तहत बीते सोमवार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज में पुलिस ने कॉलोनियों में जाकर पहचान पत्र वेरिफिकेशन अभियान चलाया। इस अभियान में 12 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस उनके देश रिपोर्ट भी कर दिया गया है। और बताया यह जा रहा है कि इन 12 लोगों में से एक व्यक्ति को पहले भी पकड़कर बांग्लादेश भेजा जा चुका है, लेकिन वो दोबारा से भारत में घुसने में कामयाब रहा और अब इसके बाद उसे फिर से वापस भेजा गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की कई टीमें बंगाल और असम के लिए भी रवाना की गई हैं, जो वहां जाकर के अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जांच करेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और ऐसे में उससे पहले अवैध घुसपैठियों का यह मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के एक्शन से इतना तो साफ है कि घुसपैठियों को अब भारत छोड़ना होगा। और इस पर जानेंगे अपने संवाददाता से ताजा अपडेट। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कैसे दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये कार्रवाई जारी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। दरअसल एलजी के आदेश के बाद से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के सत्यापन का जो ये अभियान है वो लगातार चल रहा है। दक्षिणी दिल्ली से 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हाल ही में बीते कल पकड़ा गया है और ये तस्वीर भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए डिटेंशन कैंप भेजे गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस करीब 1200 लोगों का सत्यापन कर चुकी है और ये अभियान अभी भी लगातार जारी है। सभी लोगों को एक एक करके उनके आधार कार्ड और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इससे पहले पुलिस ने 15 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। तो लगातार ये अभियान चल रहा है और ऐसे में अब 8 अवैध अप्रवासियों को FRRO के माध्यम से बांग्लादेश अब भेजा गया है। तो लगातार दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई, इसके साथ ही दक्षिणी दिल्ली से पकड़े गए 7 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को भी डिपोर्ट किया गया है। तो दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। कुल मिलाकर हम देखें तो लगातार पहचान की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जो भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको एक एक करके उनका वेरिफिकेशन पुलिस कर रही है। इसके साथ ही कई टीमें जो हैं वो असम और बंगाल के लिए भी रवाना की गई हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली नगर निगम ने भी सभी संबंधित विभागों को 31 दिसंबर तक एक्शन रिपोर्ट देने के लिए सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर वहां पर बांग्लादेशियों के बच्चे जो अवैध बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके बच्चे अगर किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी भी पूरी तरह से पहचान की जाए। नगर निगमों के स्कूलों में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका भी सत्यापन हो, उनकी भी जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए नोटिस में अवैध बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाने के आदेश दिए गए हैं।
इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। सब हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला सबसे जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुकेश, दिल्ली के अंदर लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली में विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और विधानसभा चुनावों से पहले अवैध घुसपैठियों का ये मुद्दा सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहा है। कृतिका, देखिए, जब से एलजी ने आदेश दिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को संजय अरोड़ा को, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और लगातार आप देखिए उन्होंने न केवल घर घर जाकर के सत्यापन चेक किए, उन तमाम स्लम एरियाज में गए, कालिंदी कुंज हो चाहे बसंत कुंज का बंगाली इलाका हो, आप द्वारका के देखिए छावला इलाके में जाकर के पुलिस ने उन जगहों पर जाकर के पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने बस्तियों को डेवलप कर रखा है। एक एक झुग्गी में 50-50 लोग रह रहे हैं और उसमें से कई लोग जो है वो फर्जी आधार कार्ड लेकर के, फर्जी पहचान पत्र लेकर के यहाँ पर छुपे और कई लोग तो दो बार यहाँ पर आ करके यहाँ पर फिर से घुसने में कामयाब रहे। तो पुलिस ने उनको रिपोर्ट किया। और अभी की मैं आपको एक बड़ी खबर बताऊं, 16 लोगों को बीती रात दक्षिण पश्चिम जिले की पुलिस ने जो है एक बार फिर से पकड़ा है और 16 लोगों की और उन्होंने पहचान करी है जिनको जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कुल 12 लोगों को डिपोर्ट किया था और ये वो तस्वीरें जो मैं हमारे स्क्रीन पर चल रही हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो दूरदर्शन के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से हरकत में है, चाहे वो साउथ का इलाका हो, ईस्ट का इलाका हो, नॉर्थ वेस्ट का इलाका हो, शाहदरा का इलाका हो, तमाम जगहों पर सत्यापन कार्यक्रम चल रहा है और ये आंकड़े आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी कुछ देर पहले जब हमने कल जाकर के बात करी थी डीसीपी साउथ से, चौधरी साहब से, तो उन्होंने बताया कि 400 लोगों का और वेरिफिकेशन किया गया और उनके लिए टीमें निकाल दी गई हैं। पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में टीमें हैं, आसाम के विभिन्न इलाकों में है, गुवाहाटी में टीमें मौजूद है और वो चेक कर रही है जिसने इस फर्जी जिनके दस्तावेज तैयार किए पुलिस उनके खिलाफ भी मुकदमा कर रही है। इनका किंगपिन कौन है, सरगना कौन है, कौन इन्हें यहाँ लेकर के। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स मुकेश साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि एक और आम आदमी पार्टी जहां एक के बाद एक योजनाओं की घोषणाएं कर रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से चौतरफा दिल्ली सरकार घिर रही है। दरअसल दिल्ली में इस समय डीटीसी कर्मचारियों ने बंद की चेतावनी दे दी है। 7 महीनों से आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स की सैलरी लंबित है और तो और दिल्ली के इमामों को पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं दिया गया और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जनता से हर रोज नए लुभावने वादे कर रही है। कभी संजीवनी योजना, कभी महिला सम्मान योजना, तो कभी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इसके साथ ही आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार के घाटे का भी सामना दिल्ली सरकार कर रही है और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जब कर्मचारियों को वेतन देने में दिल्ली सरकार असफल है तो योजनाओं की घोषणा किस लिए? और तो और योजनाओं की घोषणा के साथ ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिए हैं। खैर, चुनावी वादे एक तरफ और दिल्ली की जमीनी हकीकत एक तरफ। दिल्ली की जनता को सब मालूम है क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और इसी पर करेंगे बात ग्राफिक्स के जरिए। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वेतन ना मिलने से कर्मचारियों में किस तरीके से रोष नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त दिल्ली सरकार को चौतरफा घेरते हुए नजर आ रहे हैं। 41 लाख यात्रियों की मुश्किलें, जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि वेतन ना मिलने से कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप हमें वेतन नहीं देंगे, हमारी मांगों को अगर आप नहीं मान रहे हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सीएम ने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए योजनाओं की घोषणा पहले की जा चुकी है, लेकिन उन घोषणाओं को अमल नहीं किया गया और ऐसे में इसके साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स भी पिछले 7 महीनों से वेतन से वंचित हैं। उनको वेतन 7 महीने से नहीं दिया गया। मात्र 3000 के मामूली मानदेय पर जो आशा वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ये वेतन नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने आशा वर्कर्स का वजीफा बढ़ाने की भी सलाह दिल्ली सरकार को दी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं उन्होंने बीते कल प्रदर्शन किया था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, जो उनका आवास है, उन आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया गया क्योंकि इमामों को भी 17 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर सवाल यही उठ रहा है कि जब वेतन नहीं मिल पा रहा तो आखिर क्यों योजनाओं का ऐलान दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी
कर रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो उपराज्यपाल के साथ मुलाकात भी हुई है। दिल्ली के आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की उपेक्षा पर आप सरकार लगातार घिर रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स पिछले 7 महीनों से उनको वेतन नहीं दिया गया है और ऐसे में सीधे तौर पर सवाल यही उठ रहे हैं, क्योंकि मात्र 3,000 रुपए का मामूली मानदेय है, उस पर वो काम कर रही हैं, तो उस मानदेय को बढ़ाने की बजाय वो मानदेय भी दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। साथ ही स्टाइपेंड जिसे हर 3 साल के अंदर बढ़ाना चाहिए वो भी नहीं बढ़ाया गया है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है बांसुरी स्वराज, उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात भी की है और उस दौरान की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आशा वर्कर्स के साथ मिलकर उन्होंने ये मुलाकात की है विनय कुमार सक्सेना से, और इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं उपराज्यपाल की तरफ से ये सलाह दिल्ली सरकार को दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है। बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने पिछले 7 महीनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो वेतन है वो उनको नहीं दिया है। दूसरी तरफ आशा वर्कर्स मात्र 3,000 रुपया महीने की सैलरी पे काम कर रही है, उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है और हर 3 साल पर उनका स्टाइपेंड बढ़ाना ये अनिवार्य था, ये लॉ में है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा है। उनकी वेदना ये बहरी सरकार सुनने से तो रही, इसीलिए आज हम माननीय उपराज्यपाल जी के यहाँ पर आए हैं उनके समक्ष गुहार लगाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि माननीय उपराज्यपाल जी ने सभी बहनों की वेदना बहुत संवेदनशीलता से सुनी, आश्वासन दिया, उनकी समस्याओं को संज्ञान में लिया और ये आश्वासन दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश अवश्य देंगे। तो सीधे तौर पर अगर कहे तो आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर रही है। बांसुरी स्वराज को आपने सुना और बांसुरी स्वराज अब इंतजार यही है कि आखिर इन कर्मचारियों के जो वेतन है वो कब मिलेगा। और इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगस्त 2024 से अंतरिम सरकार ने न्याय की स्वतंत्रता को कमजोर किया है, जिसके चलते अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भी तेज हो गई है और बढ़ती घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र में से हस्तक्षेप की भी मांग की गई है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए स्वायत्त क्षेत्र बनाने की मांग भी अब तेज हो रही है। इस मुद्दे पर डीडी न्यूज के संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ स्थिति और चिंताओं पर बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर आज बात करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो दिल्ली में जो बंगाली हिंदूज हैं उनके रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हालात है वहाँ पे, क्या जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हिंदूज पे एक तरह से अटैक किया जा रहा है, वो अपने रिलीजन को ठीक से वो भी नहीं कर पा रहे, पूज नहीं पा रहे, पूजा पाठ करने में दिक्कत हो, क्या वो सच में है या सिर्फ सोशल मीडिया पे है? सोशल मीडिया में आप जो कुछ देखता है वो तो कुछ नहीं है। अच्छा, रियल अच्छी सिचुएशन जो ज़्यादा बुरिया है। उधर में हिंदू लोग पूजा नहीं कर सकता, उसका देवी का मूर्ति हर रोज़ टूट जाता है, टेम्पल अटैक होता है, उसका लड़की उठा के लेके जाता है, बाद में सुबह फिर वापस देता है। What is exactly going on in Bangladesh? Bangladesh is in crisis. Bangladesh is captured by jihadis. Bangladesh is captured by Jamaat-e-Islami and Hizb ut-Tahriris. So they are haters of Hindus. They don't like any minorities in Bangladesh. How did they hate it in 1971? They are doing the same. They come in power. They captured the Bangladesh and they are torturing Hindus every single day. Hindus are living in fear. Their women are being raped. Their daughters are being taken away. There is no law and order in Bangladesh. खबर से मरहून के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद जब से यूनूस सरकार सत्ता में आई है तब से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार है उसके मामले लगातार बढ़ गए हैं। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं। तापस, अगर हम देखें तो जब से सत्ता पलटी है तब से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि यूनूस ने अभी तक नहीं मान रहे थे कि इस तरीके के मामले हैं या हिंदुओं के खिलाफ, जो हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर उनके खिलाफ किस तरीके का अत्याचार है, लेकिन अब वो इस बात को कबूल भी करते हैं और साथ ही FIR की भी बात इस बीच सामने आती है। FIR की बात तो सामने आ रही है, कबूल भी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है जमीनी तौर पे हम देख पा रहे हैं। जो लोग आए थे बांग्लादेश से, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये सब कागजी कार्रवाई, अगर कोई कंप्लेंट भी करता है, कोई FIR होता है तो उसके अगले दिन या कुछ दिनों बाद
उसको ब्रूटली उसको मर्डर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, या उस पे उसका एक तरह से उसको उत्पीड़न किया जाता है, तो जो कंप्लेंट करने जा रहा है या जिस तरीके से वो किया जा रहा है वो काम नहीं आता, उल्टा ही उस पर एक्शन लिया जाता है। आप बात करते हैं हम लोग कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं कि एक रिलीजन की एक फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो नहीं है। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, चांटिंग नहीं कर सकते, आप हरे कृष्ण हरे राम बोल नहीं सकते, क्योंकि वहां पे सीधा आ जाएंगे लोग कि भाई आप क्यों ऐसी चीजें बात करें, यहाँ पे ये नहीं करना, अगर आपको करना है तो वो आप इंडिया चले जाइए, ये बोला जा रहा है हिंदुओं को वहां पे। तो जो थोड़े बहुत आप देखिए 1940 में 28% हिंदू की पॉपुलेशन थी बांग्लादेश में, और बहुत ही एक तरह से समझिए 60% जो वेल्थ था या रिसोर्सेस थे वो उनके पास था, और आज करीब करीब 7% हिंदू रह गए हैं बांग्लादेश में। तो कहाँ 28 कहाँ 7, ये एक तरह से दिखाता आ रहा है कि लगातार जो जिस तरीके से उनको उत्पीड़न किया जा रहा है रिलीजियस माइनॉरिटीज को वहां पे, वो एक तरह से दिखाता है कि कहाँ वो 28 से 7% पहुंच चुका, और ये कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, ये कंटिन्यू था। और लेकिन यूनिस गवर्नमेंट, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, तो एक तरह से इलीगल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो किसी वोटिंग से नहीं आया, किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से नहीं आया। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट है ये एक तरह से उस पर ज्यादा और काम करे, खासतौर से वहां पे एक आपको याद होगा 1970 में रजाकार करके आए थे, और उसके ये उस तरीके के एक तरह से उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से लोग काम कर रहे हैं, पार्टी कुछ पार्टियों की मदद से, को वो अलग तरीके से वो उत्पीड़न कर रहे हैं बांग्लादेशी हिंदूज का। तो ये बहुत बड़ी चीज देखने को मिल रही है वहां पे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए, और इस तरह की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर लगातार। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे इसरो ने जो नया इतिहास रचा है, और साथ ही 2025 के लिए क्या कुछ है इसरो की तैयारियां, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसरो की। जी हां, इसरो ने पिछले कई सालों में बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं, और यही वजह है कि इसरो अब अमेरिका के नासा जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसी बीच इसरो ने आज एक और इतिहास रच दिया, और अगर हम कहें कि इसरो ने बीते सोमवार को स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग की है, और यह पहली बार होगा जब इसरो पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर 2 रॉकेट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। यानी हजारों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए 2 स्पेसक्राफ्ट को पहले जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें अलग किया जाएगा। और भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के एलीट क्लब में भी शामिल हो गया। आपको बता दें कि इसरो के इस मिशन का नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी स्पेसएक्स। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि इसरो ने अब इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की कठिन बारीकियों को शेयर नहीं करते हैं, और इसीलिए इसरो को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ा। लेकिन इसरो यही नहीं रुकेगा, इसके बाद भी भारत की शान बढ़ाने के लिए कई बड़े मिशन लगातार लाइन में हैं। 2025 में भी इसरो यूं ही कमाल करेगा। दरअसल जनवरी में NVS-02 उपग्रह होगा लॉन्च किया जाएगा, और इस 100वें प्रक्षेपण की तैयारियां भी चल रही हैं। 2025 में इसरो के मिशनों के बारे में करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेसएक्स मिशन के क्या कुछ फायदे हैं जिसे कल लॉन्च किया गया। तो स्पेसएक्स मिशन की अगर हम बात करें तो कई सारे फायदे हैं जिसको लेकर इतिहास सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, और इसरो का कम लागत वाला ये तकनीकी मिशन है। स्पेसएक्स मिशन के क्या कुछ फायदे हैं वो आपको बता रहे हैं। अंतरिक्ष यान को डॉक अनडॉक करने का सीधे तौर पर इसके जरिए प्रदर्शन होगा। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तैयारियां हैं भारतीय अंतरिक्ष को लेकर, और मिशन की कामयाबी चंद्रयान 4 जैसे मिशनों के लिए भी बेहद अहम है स्पेसएक्स मिशन।
इसके साथ ही चंद्रमा पर इंसान को भेजने और चांद से नमूने लाने के लिए स्पेसएक्स मिशन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा गगनयान मिशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है स्पेसएक्स मिशन। अंतरिक्ष तकनीक में भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसको स्पेसएक्स मिशन आगे आने वाले समय में बढ़ाता हुआ नजर आएगा और इस मिशन के जरिए, स्पेसएक्स मिशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। उपग्रह की मरम्मत, ईंधन भरने और अन्य प्रयोगों के आधार को तैयार किया जाएगा इसके जरिए। तो ये तमाम चीजें हमें नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसरो का सोमवार प्रक्षेपण भी जल्द नजर आने वाला है, क्योंकि आज हो रहा है साल का अंत और कल से होगी नए साल की शुरुआत 2025 की और जनवरी 2025 में ही तैयारियां हैं कि NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया जाए। इसकी जोरदार तैयारियां इस वक्त इसरो में चल रही हैं। NVS-02 को GSLV पर लॉन्च करने की ये तैयारियां हैं और इसरो का ये 6वां प्रक्षेपण है और ऐसे में NAVIC प्रणाली को मजबूत कहीं ना कहीं इसके जरिए किया जाएगा। तो इसरो लगातार एक के बाद एक इतिहास रच रहा है। श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए सभी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही 2025 की अगर बात करें तो 2025 में नए कीर्तिमान इसरो हासिल करेगा। 36 सैटेलाइटों को लॉन्च करने की तैयारी इसरो की तरफ से है 2025 में और कई सेक्टरों को ये तमाम जो सैटेलाइट हैं वो लाभान्वित करेंगी। सीधे तौर पर अगर हम देखें सीधा असर इसका होगा 2025 में निसार, शुक्रयान और चंद्रयान 4 जैसे कई मिशन इसरो में शामिल हैं जिनको लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके साथ ही नासा और इसरो मिलकर निसार मिशन को लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। इसके जरिए पर्यावरणीय बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं और सीमा सुरक्षा की भी निगरानी होगी। तो ये तमाम वो प्रक्षेपण है, ये तमाम वो मिशन है जो 2025 में हमें नजर आएंगे। इसी के साथ ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रितेश इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में। क्या कुछ अपडेट्स है रितेश? अगर हम देखें तो 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि आज साल का अंतिम दिन है और बीते कल भी साल जाते जाते भी एक बड़ा प्रक्षेपण लॉन्च किया गया। जी हाँ, मैं अभी श्रीहरिकोटा में हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 2024 का जो अंग्रेजी कैलेंडर से शुरुआत होती है 1 जनवरी, उसकी शुरुआत एक्सपोसैट मिशन से हुई थी और मैं कहूँगा कि मुझे दूरदर्शन ने मौका दिया था कि मैंने उस लॉन्च को कवर किया था। और आज का इस साल का जो अंग्रेजी कैलेंडर का जो आखिरी दिन होता है 31 दिसंबर से एक दिन पहले, मतलब साल का आखिरी लॉन्च जो इसरो ने किया था वो एक्सपोडेक्स था और ये भी एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है स्पेस रिसर्च को लेकर के। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत, जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत आने वाले दिन में 2025 में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर है, लेकिन मैं आगे 5 साल 10 साल का खाका लेके चलूं तो भारत अंतरिक्ष सेंटर ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत के लिए और इसरो के लिए, जो उसको तैयार करना और 2035 तक इसको तैयार कर लेना है। तो इसके लिए ही एक महत्वपूर्ण कदम था कल का जो प्रक्षेपण किया गया था कि कैसे ऑर्बिट में डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया की जाए जी, और वहां एनर्जी ट्रांसफर कैसे किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि बिल्कुल रितेश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो 2025 के लिए भी कई सारे मिशन हैं बनाने का स्पेस में। जी 2025 में भी कई सारे ऐसे मिशन हैं जो इस वक्त लगातार कतार में लगे हुए हैं, यानी कि जो इतिहास अभी तक रचा गया उसे और आगे बढ़ाया जाएगा और एक नया कीर्तिमान और हासिल किया जाएगा 2025 में भी। जी हाँ, जिसमें एक वीनस ऑर्बिट मिशन है और चंद्रयान 4 है, प्लैनेट सरफेस, और सबसे बड़ी बात लूनर के सॉइल की स्टडी करना। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कैसे ये सब होने के बावजूद प्राकृतिक आपदा और मानव को कैसे सहयोग मिले कि अंतरिक्ष से बैठ करके हम जो स्टडी करते हैं जी, उससे मानव जीवन को क्या लाभ होगा, प्राकृतिक आपदाओं से हम कैसे बचा सकें खुद को, अपने लोगों को, इन सब चीजों को आने वाले दिनों में जो प्रयोग होने वाले हैं वो इसी को लेकर के हैं। बिल्कुल, काफी खास और काफी अहम प्रयोग रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। मेरी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी से बात हुई थी। चलिए फिलहाल शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो है महाकुंभ से जुड़ी। जी हां, संगम नगरी में आगामी 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है और इसे लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। 2025 का ये आयोजन अद्वितीय और दिव्य होगा जो सभी श्रद्धालुओं के लिए एक असाधारण अनुभव की गारंटी भी देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं महाकुंभ की कमान संभाल रखी और वो खुद नियमित रूप से प्रयागराज पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा करते हुए नजर आएंगे जहां वो महाकुंभ से पहले तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 5 जनवरी तक मेला क्षेत्र में सभी कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का 5वां दौरा है। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए। हमारे साथ रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, क्योंकि महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है अलौकिक और अद्वितीय नजर आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है जो महाकुंभ 2025 है और ये संगम तीर्थ में होगा, प्रयागराज में होगा। तो उसकी तैयारियां अंतिम दौर में, मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाल रखी है कि एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारियों को वहां लगा रखा है, जिम्मेदार अधिकारियों की जो सारी चीजों को समयबद्धता के साथ पूरा करें। आज 5वां दौरा है। सबसे पहले वो बायोगैस संयंत्र जो है, कूड़ा घर है, उसका उद्घाटन करेंगे और इसमें करीब 21.5 यानी 21,000 से अधिक टन गैस का उत्पादन होगा और 209 टन लगभग जो ऑर्गेनिक खाद है वो निकलेगी। तो सबसे पहला ये करेंगे। उसके बाद फिर वो जो नोज, संगम नोज है वहां जाएंगे, जो घाट बने हैं वहां जाएंगे, उनको देखेंगे। कई पक्के घाट बनाए गए हैं। प्रयागराज में कच्चे घाट थे, उनमें पक्के घाट बनाए गए हैं कि जिससे जो वहां कुंभ के लिए आए लोग, महाकुंभ में आए, उनको किसी असुविधा का सामना ना हो। डोम सिटी बनाई गई है, टेंट सिटी बनाई गई है, पूरा सिक्योरिटी का बड़ा ध्यान रखा गया है। साइबर ठगों से बचाने के लिए पुलिस ने पूरा एक तंत्र बना रखा है। जो बाहरी गाड़ियां आ रही है प्रयागराज, उनके नाम पते नोट किए जा रहे हैं, गाड़ी नंबर नोट किए जा रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां की गई हैं और आज मुख्यमंत्री समीक्षा भी करेंगे अधिकारियों के साथ। बिल्कुल, कुल मिलाकर रामेंद्र अगर आप देखें तो सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि लाखों ने बल्कि करोड़ों में श्रद्धालु इस बार महाकुंभ पहुंचेंगे और इसके लिए लगातार आमंत्रण भी दिया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में लगातार आमंत्रण देने का भी दौर चल रहा है और तैयारियों के साथ साथ ये किस तरीके से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था होगी उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, असुविधा ना हो, इस पर भी खास जोर है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से जारी और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।